राधे राधे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 से लेकर 14 इन अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न गणित में ये हमने इस वीडियो में लिए हैं। अब अध्याय हम 1 की बात करें, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, तो इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों में जैसे √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इन संख्याओं के लिए प्रश्न बनता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए ये √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ इन संख्याओं को सिद्ध करने के लिए आपको पेपर में प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। इसके अलावा HCF LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, इस सूत्र से भी प्रश्न बनता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ वास्तविक संख्याओं के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। इसमें आपको सिद्ध कीजिए, पहला ही प्रश्न है √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके का प्रश्न। या सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके का प्रश्न। या सिद्ध कीजिए √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके का प्रश्न। इन तीनों तरीकों के अलावा कोई और प्रश्न नहीं बनेगा तो ये √3, √2, √2 + √3 इस तरीके के प्रश्न सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि 140 का या 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंड व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसके अलावा हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मासा निकालना होता है, ये भी सवाल पेपर में आता है। इसके अलावा HCF और LCM संबंधित प्रश्न कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, इस संख्या से संबंधित जैसे प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि एक प्रश्न है कि ये दो संख्याओं का मासा, तो संख्याएं भी दी जाती हैं और उनका मासा दिया जाता है तो लासा पूछता है। यदि दो संख्याएं दी गई हो और उनका लासा दिया गया हो तो मासा पूछता है। तो वहाँ से आप दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, यहाँ से मासा निकालेंगे तो मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे लासा। अगर लासा निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे मासा। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले की सहायता से HCF और LCM दोनों फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पर है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। तो ये 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा प्रश्न भी पेपर में आता है, ठीक है। इसके अलावा मैं अभी बता चुका हूँ LCM और HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इस सूत्र का उपयोग करके भी आप अपने लासा मासा वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अध्याय 2 में द्विघात बहुपद के में शून्य ज्ञात करने के बारे में प्रश्न बनता है। अध्याय 2 में शून्य ज्ञात कीजिए या शून्यकों के और उनके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, उनकी संबंध की जांच कीजिए, है ना। तो ये सारे सवाल आपके पेपर में बनते हैं। अब इसी में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं कि शून्य ज्ञात करना और उसके संबंध की जांच करने से। जैसे यहाँ एक प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगला प्रश्न इसी तरीके का कि 4x² - 4x + 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और इसकी सत्यता की जांच कीजिए। और अगला प्रश्न इसी तरीके से एक और बनता है, x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो इस तरीके का एक प्रश्न जरूर पेपर में बनता है। इसके अलावा प्रश्न बनता है द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना होता है जब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। जब हमें शून्यकों का योग भी दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब हम शून्यकों का योग ज्ञात कर द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से नीचे दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर तैयार करने चाहिए क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पेपर में अवश्य बनता है। पेपर में इस तरीके का प्रश्न अवश्य बनेगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें। इसी में अगला प्रश्न लिया है कि एक द्विघात बहुपद बताइए या ज्ञात कीजिए
जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल, योगफल दिया है 0 और गुणनफल दिया है √5। तो अब इसकी सहायता से भी इसका द्विघात बहुपद बनाएंगे। और इसके अलावा अज्ञात मान p या k x y z कुछ भी हो, ये मान याद करने के लिए इस अध्याय से प्रश्न बनता है। जैसे ये प्रश्न है कि यदि बहुपद x² + 3x + p का एक शून्यक 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का एक प्रश्न कंफर्म मान के चलिए कि प्रश्न पेपर में अवश्य आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है x² - 5x + k के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। यदि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 और k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 है तो हमें a का मान याद कीजिए। इस तरीके का प्रश्न भी आता है। यहाँ n घात वाले बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, ये प्रश्न भी पेपर में बनता है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्याय 2 के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ अगर हम देखें तो इसमें आपके पहले प्रश्न विधि आधारित मतलब मेथड वेज, इसमें पहला ही आपका प्रश्न है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, दो समीकरण दिए जाएंगे आपको 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इस तरीके के समीकरणों को आप विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हल करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि, यहाँ के बस जोड़न विधि से सवाल लिया है। आपको प्रतिस्थापन विधि से इन प्रश्नों को हल करने की अवश्य प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है अनुपातों की तुलना करने से संबंधित, जैसे k का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए समीकरण दिया गया है और कोई हल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर वो b1/b2 परंतु बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो जब ऐसी स्थिति के लिए हम तुलना करके यहाँ से कोई हल नहीं के लिए सवाल हल करेंगे। ये प्रश्न पेपर में अवश्य बनता है। यहाँ संगत असंगत के लिए यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए भी क्वेश्चन बनता है ना। आप इस तरीके से प्रश्नों को अच्छे से समझ लें। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 15 है, तो वो संख्याएं याद कीजिए। यानी मान लीजिए हमने दो संख्याएं x और y मान ली, तो उन दोनों का योग x + y = 75 और उनका अंतर x - y = 15। तो हम उन दोनों समीकरणों को विलोपन से या प्रतिस्थापन से हल करके x y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके का एक प्रश्न पेपर में अवश्य बनता है। इसके अलावा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना। संख्या के अंकों को पलटने से पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके का एक प्रश्न जरूर बनता है जो अंकों को पलटने से संबंधित होता है। तो यहाँ हम मान लीजिए हमने दो संख्या ले ली x और y, तो उन दोनों का योग है 9, तो x + y = 9 और उन संख्याओं के अंकों को पलटने से इस तरीके का सवाल आप समीकरण बनाकर हल करेंगे। इन सवालों को अगर आपको प्रॉपर समझना है तो मैंने इसमें वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर आप इनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। बट अभी मैं इस वीडियो में गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं उसको ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में यहाँ सॉल्यूशन देने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए केवल हम यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा एक आयताकार बगीचे की परिमाप 36 मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो बगीचे की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है। ठीक है, ग्राफिकल विधि से हल करने हेतु प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ग्राफिकल विधि से ये दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि चलिए कभी कभी सिलेबस में से बाहर हो जाती है, नहीं भी है, तो आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से तो अच्छे सवाल आने चाहिए ना। आप इनको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन ग्राफिकल विधि का भी प्रश्न में एग्जाम में बनता है। तो इसके लिए आप पहले दोनों इक्वेशनों से x और y की दो वैल्यू निकालते हैं, फिर इन दोनों वैल्यूओं को नंबर लाइन पर यानी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं और x और y जिस स्थान पर उसको इंटरसेक्ट करते हैं तो वही x के सामने की x की वैल्यू होती है और y की सामने की y की वैल्यू होती है। इस तरीके से हम ग्राफिकल विधि से x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इस अध्याय से तैयारी के लिए हम कह सकते हैं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि इसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन बनते हैं।
इसके अलावा A1 बट्टे A2 B1 और B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 से तुलना करने वाले सवालों की अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी बनता है कि ये समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, एक हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। तो ये आप इन्हीं से तुलना करके A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 से तुलना करके ही आप इन प्रश्नों का जवाब लिख सकते हैं, अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अध्याय 4 की। अध्याय 4 में आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे हम द्विघात सूत्र बोलते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के द्वारा मूल ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, विविक्त कर ज्ञात करना, है ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जांच करना, ठीक है। और उम्र दूरी से संबंधित शाब्दिक प्रश्न आते हैं और मूल ज्ञात करना, जैसे इस तरीके के प्रश्न 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 है तो उसके मूल ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरीके के सवाल आपके पेपर में अवश्य बनते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 4 से मैंने नीचे लिए गए हैं। जैसे पहला ही प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2 6 प्लस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। इस तरीके के प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा द्विघात सूत्र पूर्ण वर्ग विधि बनाने वाली विधि से आप द्विघात सूत्र का उपयोग करके 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से भी हम इन प्रश्नों के यानी द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करते हैं। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, और कभी कभी मूलों की प्रकृति के साथ साथ k का मान ज्ञात करने के लिए x का, p का, y का मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न पेपर में बनता है, ठीक है। तो एक समीकरण दिया जाएगा कि k का मान वो ज्ञात कीजिए जब मूल बराबर हो। तो जब हम जानते हैं मूल बराबर होता है तो d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 रहता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखे हम वहां से k की वैल्यू या x की वैल्यू या जो भी उसमें वेरिएबल होगा उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है यदि x बराबर 3 और समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम x की जगह पर 3 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बराबर 0 सॉल्व करके, तो यहाँ k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप अवश्य एक बार प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर हम बात करें तो ये इसमें दो तरीके के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो आपका एनवा पद ज्ञात करने हैं, तो जैसे ए एन बराबर सूत्र यहाँ दिया हुआ है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये सूत्र दिया है आपको। इसके अलावा एक योग सूत्र होता है एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक और एस एन का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एल, एल यहाँ क्या अंतिम पद होता है। तो ऐसे प्रश्न समांतर श्रेणी में अवश्य बनते हैं जो इन दोनों सूत्रों पर आधारित हों। और समांतर श्रेणी का 10वां पद nवां पदों का योग ज्ञात करना और सार्वंतर d निकालना या पदों की संख्या n ज्ञात करना हो, पदों का योग ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जैसे किसी समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 होगा, इस तरीके का एक प्रश्न, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और 5वां पद 25 है तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरीके के प्रश्न पेपर में आते हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, तो इस तरीके का प्रश्न आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लें। और उस समांतर श्रेणी के पहले 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद आपको दिया है और सार्वंतर दिया है, और इसके बाद आने वाले 4 पदों के बारे में आपसे पूछता है, ठीक है। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी का -3 -1 अपॉन 2 का 11वां पद क्या होगा। यहाँ पर आप 11वें पद का यानी nवां पद निकालना हो तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आप इस सूत्र की सहायता से आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न 6 यदि किसी समांतर श्रेणी के 17वें पद का मान उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इस तरीके का प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 2 + 4 + 6 ... 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग सूत्र आपने पढ़ा एस एन बराबर एन बट्टे 2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी सूत्र की सहायता से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 3.5, d बराबर 0 और n बराबर 101, तो आप n बराबर 101, तो an की वैल्यू यानी an वाला सूत्र लगाएंगे आप। ए पी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, यानी तीसरा पद दिया है और पांचवा पद तीसरा पद दिया है और सातवां पद दिया है, तो आपको समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, तो आप ऐसे प्रश्नों को अवश्य कर लें। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण टिप्स कि ए एन और एस एन पदों का आपकी जो सूत्र है, यानी ए एन वाला जो सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन बराबर सूत्र है, एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन बराबर एन बट्टे दो ए प्लस एल, एस एन बराबर एन बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों सूत्रों को अच्छे से याद रखें और पेपर में आप अच्छे से इन सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करें। इसके अलावा इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न अध्याय 6 त्रिभुज। इस अध्याय में थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय ये बहुत महत्वपूर्ण है, और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये प्रश्न यहाँ से बनता है। और 6.1 थेल्स थ्योरम के बारे में अच्छे से आप समझ लें, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझ लें। क्षेत्रफल प्रमेय जो होती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इन प्रमेयों को आप अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य बनता है। अब उदाहरण के लिए प्रश्न लिए हैं आकृति में, यदि पी क्यू पैरेलल है आर एस, तो सिद्ध कीजिए पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के। दूसरा प्रश्न, संभावित त्रिभुज में ए बी सी में डी भुजा बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी, तो सिद्ध कीजिए 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। इस तरीके का एक प्रश्न जरूर बनता है। इसके अलावा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 7:10 है, तो उन की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इस तरीके का यहाँ तो उत्तर इसका लिखा हुआ है, क्योंकि क्षेत्रफलों के अनुपात में आप उनका वर्ग कर देते हैं, क्योंकि हम ये अभी पढ़ा कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं तो उनका वर्ग कर देते हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लें, और इन प्रमेयों को सिद्ध करना और इन पर आधारित उदाहरणों को हल करना परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रमेयों को एक बार अच्छे से रिवाइज करके ही एग्जाम में जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 7 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें दूरी सूत्र, क्योंकि d बराबर अंडर के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जिसे हम दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। विभाजन सूत्र से भी प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, जैसे प्रश्न कुछ हमने लिए हुए नीचे एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं कि अध्याय 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला ही प्रश्न है आपका कि यदि बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। आप इस तरीके के सवालों को अवश्य प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ बीच की दूरी d की वैल्यू 10 दी है और बिंदु दिए गए हैं, तो आप इस बिंदु को इस दूरी सूत्र की सहायता से, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर के अंदर ये दूरी सूत्र की सहायता से आप इन प्रश्नों को अवश्य हल कर लेंगे। और एक समदूरस्थ के लिए भी प्रश्न बनता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ हो गया समान दूरी पर स्थित है। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को अवश्य देखेंगे और सिद्ध कीजिए कि 1, 7, 4, 2, -1, और -4, ये वर्ग की शीर्ष हैं। तो यहाँ पर भी आप इस बिंदु को A, इसे B, इसे C और इसे D, यानी पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर आप AD निकालेंगे। इस तरीके से आप सभी, है ना, भुजाएं निकाल लेंगे, वर्ग की सभी भुजाएं। अगर यानी सभी बीच की दूरी के सूत्र से सभी अगर समान आती हैं तो हम लिखेंगे कि यह वर्ग के शीर्ष हैं। अगर वो सभी भुजाएं समान नहीं आ रही हैं दूरी के सूत्र से, तो वह वर्ग के शीर्ष नहीं होंगे। ठीक है। विभाजन सूत्र के लिए जैसे बिंदु, पहला प्रश्न दिया है आपका कि बिंदु -6, 10 B 3, -8 को मिलाने वाले ये अनुपात दिए गए हैं,
नहीं, अनुपात नहीं, ये बिंदु दिया गया है और इसको किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो इस प्रश्न के सवालों को, ऐसे सवालों को भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लें। सम त्रिभाजित करने वाले सवाल भी कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो आप इसके लिए प्रैक्टिस कर लें। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 है ना, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। इस सूत्र की सहायता से आप, है ना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। संरेखी सिद्ध करने के लिए भी प्रश्न पेपर में आता है, तो आप इसको अवश्य देख लेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये प्रश्न आप। इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें साइन ए बराबर 1/2 दिया है, तो हमें tan a की या cos a की या cot a की वैल्यू पूछी जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे से रिवाइज कर लें। tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ a और b के लिए प्रश्न, a और b की वैल्यू पूछी जाती है। यहाँ tan की जगह साइन या cos में से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को अवश्य करके ही पेपर में जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा यहाँ त्रिकोणमिति जो टेबल होती है, उनकी टेबलों के सभी के मान याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे टेबल वाइज यानी कि सीधे मान आपको ज्ञात हो तो आप बहुत इजीली इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दिया है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a का मान याद करना है। ये प्रश्न है। पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए अपॉन कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए बराबर टेन ए हमको प्रूव करना है। तो ये सवाल आप एक बार अवश्य देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ये हमें सिद्ध करना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा। तो आपको इस तरीके से प्रश्नों को अवश्य तैयार कर लेना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18, जहाँ जो 2a है वो न्यून कोण है, तो a का मान याद करना है। तो इसको हम एक बार अच्छे से देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान याद कीजिए। तो यहाँ अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ इसका आंसर 9 बनेगा। इस तरीके के प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न के कॉस 9 अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो यहाँ से हम टेन 5 अल्फा का मान याद कीजिए। अगला प्रश्न है कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 का मान याद कीजिए। तो यानी इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप त्रिकोणमिति तालिका यानी टेबल जो होते हैं उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि वहां से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और टेबल अगर आपको याद होगी तो आप इजीली प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अध्याय 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं। जैसे सर्कस कलाकार वाला, एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो कि भूमि पर सीधे लगे शिखर के बंधा हुआ है। यदि जमीन के साथ डोर पर बनाया गया कोण 30 है, तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए। इसी प्रकार से एक पेड़ टूटने वाले सवाल को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आंधी आने से पहले आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। प्रश्न मीनार और भवन से संबंधित प्रश्न कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। इस तरीके का प्रश्न उन्नयन कोण निकालने हेतु एक मीनार के आधार से भवन शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है
भवन के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आपको अच्छे से पता हो। अगला प्रश्न कि 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हैं और उन दोनों सड़कों के बीच एक बिंदु खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न पेपर में अवश्य बनते हैं। इस तरीके के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। अब आगे महत्वपूर्ण टिप्स, क्योंकि प्रश्नों को पढ़कर सही से आप इसका डायग्राम बनाएं और tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा के पदों में ही इससे हम ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप tan थीटा और sin थीटा और cos थीटा की जो टेबल में वैल्यूज होती हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, याद कर लें और उन्नयन कोण और अवनमन कोणों के बीच के अंतर को समझें, क्योंकि प्रश्न में कोण जो दिया होता है उसको आप एक बार अच्छे से डायग्राम के अंदर व्यवस्थित करेंगे, जिससे आप प्रश्न को अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। अध्याय 10 सर्कल्स, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें थ्योरम सिद्ध कीजिए कि भाव बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये प्रमेय 10.2 प्रमेय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस प्रमेय को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा थ्योरम एक और है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये दोनों थ्योरमों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे या तो प्रश्न बनता है या फिर ये थ्योरम ही प्रूव करने के लिए आती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 कोण पर झुकी हैं, तो एंगल POA ज्ञात कीजिए। आपको एंगल ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है कि केंद्र O वाले वृत्त पर वह बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं, तो सिद्ध कीजिए एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ। इस तरीके का प्रश्न आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और प्रश्न 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। और ये संकेंद्रीय वृत्त वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो कि वृत्त छोटे को स्पर्श करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और ये सभी प्रश्नों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए, इस अध्याय में से लघु और दीर्घ वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से मैंने कुछ प्रश्न इंपोर्टेंट है वो लिए हैं। प्रश्न नंबर आप देख लीजिएगा। 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो यहाँ संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ दीर्घ खंड की बात कर रहे हैं और लघु दोनों की बात कर रहे हैं, और यहाँ वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र की सहायता से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें त्रिज्या गिवन है 14 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। तो आप वृत्तखंड के क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को अच्छे से रिवाइज कर ले। अगला प्रश्न है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। कभी कभी समकोण ही लिखा होता है, 90 डिग्री नहीं लिखा होता है, तो आप हमेशा ऐसे केस में जहाँ समकोण यानी राइट एंगल लिखा हो तो आप थीटा की वैल्यू हमेशा 90 ही, क्या थीटा की जगह पर 90 आप नोट करेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 लगाएंगे। और यहाँ वृत्तखंड और दीर्घखंड, ये देखिए वृत्तखंड का भी और दीर्घखंड का भी क्षेत्रफल आपको प्रतिवर्ष पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 6 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 60 डिग्री। ये तीनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगले हम बात करते हैं वृत्त की परिधि और त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करने हेतु। प्रश्न दिया है घड़ी की सुई वाले 14 सेमी लंबी सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ये भी 5, क्योंकि आर की वैल्यू हो गई 14
और 5 मिनट में, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अंश यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 360 डिवाइड बाई 60 यानी कि हमारा आएगा 6 मिनट। तो 5 मिनट में 30 मिनट हो जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू 5 मिनट के लिए हम 30 डिग्री लगाएंगे और आर की वैल्यू तो हमें दी गई है, तो हम यहाँ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त को एक चाप केंद्र पर 60 का कोण बनाता है। इसमें हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इससे बाहर कोई प्रश्न इस अध्याय से नहीं आएगा। आप इस अध्याय की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। मिश्रित आकृतियों से संबंधित क्षेत्रफल भी पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रश्न एक वर्ग के अंदर ठीक है, एक वर्ग के अंदर 4 अर्धवृत्त और एक वर्ग के कोनों से कटे हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, एक तीरंदाजी लक्ष्य का क्षेत्रफल केंद्र से बाहर की ओर स्वर्ण लाल नीला सफेद क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु प्रश्न आता है। हालांकि एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है, परंतु या प्रैक्टिस जरूर कर ले। अगला प्रश्न, पहिए द्वारा तय की गई दूरी। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का कितना चक्कर लगता है। इस तरीके के प्रश्न। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण सूत्र या महत्वपूर्ण टिप्स, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, एरिया ऑफ सेक्टर जिसे बोलते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें वृत्तखंड का निकालना होता है तो इसी में से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में से ही 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ध्यान रखिएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा अगर इसी में से घटा देंगे तो वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ थीटा क्या है, थीटा तो आपको सवाल में दिया ही जाएगा, आर त्रिज्या है। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो मैंने अभी बताया कि इसमें से आप 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को माइनस कर देंगे तो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, सवाल में आपको 22/7 लगानी है या 3.14 का ही प्रयोग करना है। इसके बाद अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों में जैसे 64 सेमी क्यू आयतन वाले दो घनों का संयोजन करा, अर्धगोलों पर अध्यारोपित शंकु बेलन या कैप्सूल बेलन प्लस अर्धगोला जैसे ठोस संयोजन के क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना शामिल हैं। और इस अध्याय से जैसे दो घनों में प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको जोड़कर घनाभ बनाया गया है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठोस संयोजन जैसे एक अर्धगोले पर लगे शंकु की त्रिज्या का शंकु उसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। बेलनाकार एक बेलन के ऊपर शंकु या अर्धगोला बर्तन से संबंधित प्रश्न आप या एक कैप्सूल वाला प्रश्न कि एक बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला या कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस तरीके के प्रश्नों को आप हल कर लें, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में इस तरीके का अवश्य देखने को मिलता है। अब इसके बाद सांख्यिकी अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें माध्य माध्यक बहुलक जो बोर्ड परीक्षा के लिए आवश्यक हैं, जिसमें वर्ग अंतराल और लुप्त बारंबारता से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ये फॉर्मूला होता है इसमें 3 मीडियन बराबर मॉड प्लस 2 मीन, ये सबसे प्रमुख है। 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो आप इस सूत्र की सहायता से भी मीन मीडियन मॉड की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके अलावा माध्य निकालने के लिए आपको कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष विधि और पद विचलन विधि, इन विधियों की सहायता से माध्य निकालने के लिए प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा लुप्त बारंबारता, कभी कभी Px, F1, F2 इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं माध्यमिक में, तो आप अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। बहुलक
बहुलक ज्ञात करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं, बहुलक दिए गए वर्ग अंतरालों में तो डेटा से बहुलक ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस सूत्र की सहायता से आप है ना बहुलक ज्ञात करेंगे। इसके अलावा माध्य का संचय बारंबारता की आपको टेबल बनानी होती है। इसके बाद आप कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाकर और माध्य का ज्ञात करते हैं, जिसमें n/2 के आधार पर माध्य का वर्ग का चयन होता है और फिर आप ये माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इस सूत्र की सहायता से आप माध्यिका निकाल लेंगे। ठीक है, आप इस सूत्र की सहायता से यानी L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, और बहुलक निकालने के लिए सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। इस सूत्र की सहायता से आप बहुलक ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष विधि का जो माध्य निकालने का फॉर्मूला रख लिया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ सिग्मा का अर्थ है योग, यानी हम एफ आई एक्स आई का जो मल्टीप्लाई करके बनाते हैं उनका हम योग कर लेते हैं और एफ आई का योग कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग करके जो आया उसमें एफ आई से डिवाइड दे देते हैं तो हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो ये माध्य ज्ञात करने के लिए तीनों फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से आप याद कर लें, रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है प्रतिवर्ष। अब इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट अध्याय प्रायिकता। प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हम जानते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो इस प्रायिकता से ताश पर आधारित प्रश्न बनते हैं, जैसे 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो वो पत्ता लाल रंग का वास्ता होगा या पान का इक्का होगा या तस्वीर वाला पत्ता होगा या फेस कार्ड वाला या इक्का होने की प्रायिकता। इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आपको एक अवश्य देखने को मिलता है, या काले रंग के पत्ते होने के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक वीडियोस बनाई है अपने प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मेरी आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो में जाकर प्रायिकता के टॉपिक्स के प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा सिक्के, 2 सिक्कों को उछाला जाता है या एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता। तो आप इस तरीके के, यानी यहाँ पर मैंने प्रश्न लिया है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम हो जाएंगे 4, क्योंकि 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो उसमें अधिकतम टेल आने की प्रायिकता, अधिकतम चित्त आने की प्रायिकता। इस तरीके के प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलते हैं। इसमें अगर पासा की बात करें तो एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, है ना, विषम संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, या 2 से बड़ी या 3 से छोटी, इस तरीके के प्रश्न अवश्य आते हैं। तो ये पासा, सिक्के और डाइस, इन तीनों से एक प्रश्न अवश्य पेपर में पूछा जाता है, तो आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और गेंद और थैले से संबंधित प्रश्न बनता है कि एक थैले में 4 काली 2 सफेद गेंदें हैं, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो काली होने की प्रायिकता या सफेद होने की प्रायिकता। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं। बस आपको जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो अनुकूल परिणाम ऊपर लिखना है, बाकी का जो कुल परिणाम है उनको आप नीचे लिखेंगे। क्योंकि हम अगर यही प्रश्न के थोड़ा सा डिस्कस कर ले, एक थैले में 4 काली हैं सब और 2 सफेद हैं, तो यहाँ काली होने की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो काली की 4 है और टोटल हो जाएंगी 6, तो 4/6 यानी 4/6। अगर हम 2 से काटेंगे 4 को तो 2 और 6 को काटेंगे तो 2/3। तो यहाँ ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। ऐसे अगर हम सफेद की निकालेंगे तो 2/6 तो 1/3। तो ऐसे प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से हल कर लें। एक प्रश्न वर्ष या लीप वर्ष के लिए बनता है कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता क्या है। तो इन प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन अपनी एक वीडियो में दिया हुआ है, तो आप प्रायिकता की मेरी वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लें, वहां से इन सभी प्रश्नों के आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी का अगला प्रश्न है 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनने पर वह संख्या अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब आपको पता होना चाहिए 1 से 100 तक की संख्याओं में, है ना, अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो वो हमें ऊपर रखना है, बाकी के 100 नीचे रहेगा। तो आप इस तरीके से इस प्रश्नों को हल करेंगे। इस अध्याय के लिए मुख्य टिप्स, याद रखें कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 0
और 1 के बीच में ही होता है, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्रायिकता का मान तो कोई भी घटना की प्रायिकता अगर होगी तो 0 और 1 के बिटवीन ही होगी। अगर वो 0 है तो वो असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है, और पॉसिबल इवेंट की वैल्यू 1 होती है। और किसी घटना से घटित होने से उस घटना के घटित न होने का मान निकाला जाता है, तो उसे 1 में से माइनस कर देते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी घटना के घटित होने और उस घटना के घटित न होने, इन दोनों का मान 1 होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न जो मैंने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14-15 तक मैंने जो पूरे अध्याय आपको समझाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे और इन प्रश्नों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं उम्मीद के साथ उम्मीद ही नहीं करता बल्कि आशा करता हूँ कि आप एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स अवश्य गेन करेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।